कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान का यूपी महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने इस पूरे बयान पर नाराजगी जाहिर की और बबीता चौहान ने कहा कि ऐसे बयान महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं और समाज में गलत संदेश भी देते हैं। कथावाचक हैं जो एक पब्लिक फिगर हैं आज, और जो मुझे कहना चाहिए कि जिनको सुनने के लिए इतना सारी पब्लिक वहाँ आती है, और जिसमें कहूँगी कि अगर फैंस की बात की जाए तो कम से कम 80% इनके कथा को महिलाएं सुनने के लिए आती हैं। उसके बावजूद ये ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं इतने बड़े उसमें होके, तो मुझे लगता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। या तो इनको बुद्धि नहीं है या ये कम उम्र में इनको ज़्यादा शोहरत मिल गई, उसका ही इनको समझ नहीं आ रहा कि उसका उपयोग कैसे करें। तो कई बार होता है कि मैं तो यही कहूँगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि अच्छा खासा लोगों को पब्लिक भी इकट्ठा कर लेते हैं, कथा भी सुना रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसके बाद में ज़रूर ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो महिलाओं के लिए बहुत मुझे कहना चाहिए कि इससे ज़्यादा घटिया शब्दों का चयन नहीं हो सकता जो इन्होंने किए हैं। अब आपको सुनाते हैं अनिरुद्धाचार्य का वो विवादित बयान जिसके बाद में काफी ज्यादा उनको ट्रोल किया जा रहा है और साथ ही उनकी तरफ से अब सफाई भी दी गई है। 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर। हाँ, तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुनकर के किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। गोरखपुर पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही अस्पताल संचालक अशोक जायसवाल को सकुशल बरामद किया है। साथ ही 3 किडनैपर्स को भी अरेस्ट कर लिया है। रुपए के लेन देन के बाद में ये विवाद हुआ था, जिसके बाद अपहरण किया गया। पत्नी को कॉल करके 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन पुलिस ने 12 घंटे में ही अस्पताल संचालक को सकुशल बरामद कर परिवार को सौंप दिया। प्राप्त होते ही तुरंत सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं उनके सकुशल बरामदी के लिए 6 टीमों का गठन किया गया, जिसके फलस्वरूप अशोक कुमार जायसवाल जी को 12 घंटे के अंदर सकुशल बरामद करके उनकी फैमिली को हैंडओवर कर दिया गया है। एवं 3 अभियुक्त जिनका नाम करुणेश दुबे, श्याम सुंदर एवं जनार्दन गौड़ है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इनको जेल भेजा जाएगा। इसके अलावा कृत्य में प्रयोग की गई एक गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। गाजियाबाद में नटवरलाल हर्षवर्धन जैन को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हर्षवर्धन जैन ने करीब 200 बार विदेशी यात्राएं की थी और साल 2009 और 2014 में सबसे ज्यादा विदेश यात्रा पर गया था। हर्षवर्धन से एक डायरी मिली है और साथ ही बड़े कारोबारियों की उसमें डिटेल है। सूत्रों की माने तो विदेश में कंपनियां बनाकर उनका इस्तेमाल दलाली, हवाला और साथ ही लाइजनिंग जैसे अवैध कामों के लिए ये काम किया करता था। गाजियाबाद पुलिस ने हर्षवर्धन की 5 दिन की रिमांड मांगी है। सोमवार को मामले पर सुनवाई होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर गाजियाबाद से जुड़ी हुई है। गाजियाबाद से जिस नटवरलाल हर्षवर्धन जैन को नोएडा एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया था, पुलिस पूछताछ में नए खुलासे उसके द्वारा किए जा रहे हैं। आपको बता दें, हर्षवर्धन जैन जो कि किराए की इसी कोठी में फर्जी दूतावास चला रहा था, पुलिस पूछताछ में उसने बताया है कि उसने अब तक तकरीबन 200 देशों की यात्रा की है। पुलिस सूत्रों की अगर माने तो इस दौरान उसने सबसे ज्यादा यात्रा सन 2009 और सन 2014 में की है, जिसमें सबसे ज्यादा यात्रा उसने यूएई के देशों में की है। इतना ही नहीं, हर्षवर्धन जैन के पास से एक डायरी भी पुलिस ने बरामद की है। उस डायरी में कई सफेद पोश नेताओं के साथ साथ बड़े अधिकारियों के अलावा कई ऐसे उद्योगपति हैं जिनके नाम भी सामने आए हैं। हालांकि पुलिस सूत्रों के अनुसार ये वही लोग हो सकते हैं जो कि एक मोटे हवाले के पैसे का लेन देन हर्षवर्धन जैन के द्वारा किया करते थे। गाजियाबाद पुलिस के द्वारा हर्षवर्धन जैन को रिमांड पर लेने की एक एप्लीकेशन गाजियाबाद कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसकी अग्रिम सुनवाई आगामी
सोमवार को होनी है, जिसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि गाजियाबाद पुलिस को हर्षवर्धन जैन की रिमांड मिल पाती है या नहीं। रिमांड मिलने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करेगी और पूछताछ में ये पता चल पाएगा कि क्या इस गोरख धंधे में अकेला हर्षवर्धन जैन शामिल था या उसके ऊपर सरपरस्ती के अंदर कोई अन्य लोग भी शामिल थे। ये ऐसे बड़े सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस पूछताछ के बाद ही हर्षवर्धन जैन से मिल पाएंगे। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। मेरठ में शराब के ठेके पर सेल्समैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद में आरोपी फरार हो गया। मामला गांव दौलतपुर का है और बताया जा रहा है कि देर रात को गांव का ही सुदेश नाम का युवक ठेके पर उधार शराब लेने के लिए गया था, लेकिन कुलदीप ने उधार देने से मना कर दिया और इसी बीच तमंचे से कुलदीप को गोली मार दी गई। गोली की आवाज सुनते ही अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश जारी है। थाना सरदना क्षेत्र के ग्राम दौलतपुर पर आज रात्रि 8:30 बजे के लगभग कुलदीप पुत्र राम भूल निवासी सलावा को उसके ही गांव के रहने वाले सुदेश उर्फ लाला ने फायर आर्म से इंजरी से घायल कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। दोनों सजाती हैं और एक ही गांव के रहने वाले हैं। इस संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वह अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन कर रवाना किया गया है। एटा में मामूली कहासुनी के बाद में भाभी और भतीजे को गोली मार दी गई। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला गांव करमपुर धरमपुर का है, जहां पर देवेंद्र का उसके भाई अमर से विवाद हुआ था। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि आरोपी अमर सिंह ने भाभी गीता और भतीजे सुखवीर को गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया है मुकदमा। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। चाचा भतीजों के बीच में चक्की के पार्ट को लेकर कुछ विवाद हुआ। चाचा अमर सिंह है, उसने उस विवाद के चलते अपने भतीजे सुखवीर और अपनी भाभी गीता के ऊपर फायरिंग कर दी। गोली सुखवीर के दाहिने कंधे में लगी और उसकी मां गीता के बाएं कूल्हे में लगी है। तत्काल दोनों को पुलिस ने जिला अस्पताल भिजवाया और उनका प्राथमिक उपचार कराया। दोनों खतरे से बाहर हैं। मौके पर जांच पड़ताल की जा रही है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी में मंदिर में पूजा करने गई लड़की पर प्रेमी ने फायरिंग कर दी और लड़की को गंभीर हालत में सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मामला मोहल्ला किला बाजारिया के पास का है, जहां पर प्रेमी राहुल दिवाकर ने अवैध रिवॉल्वर से फायरिंग की थी और प्रेमी मंदिर में घुस गया था और अंदर से मंदिर का गेट भी बंद कर लिया था। फिर लड़की को 4 गोलियां मारी। मुकदमा दर्ज करके पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। सर वो पूजा करने आई थी सर, उसे गोली मारा सर। किसने मारा? सर राहुल दिवाकर। क्या वजह थी गोली मारने की? घटनाक्रम बताओ, किस वजह से मारी, क्या बात? सर पहले मैटर हुआ था सर, पहले मैटर शांत हो गया था, पहले भी FIR सब कुछ हो चुकी थी भाई। अब इसने फिर से कर दिया सर। क्या कोई प्रेम प्रसंग चल रहा था आपकी? नहीं सर, पहले चल रहा था सर, अब बंद हो गया था। उसकी शादी भी थी इसी साल में सर। अच्छा, बताया जा रहा है कि पहले भी इसने हमला किया था। हाँ पहले भी किया था सर। तब क्या बात थी? तब यही बात थी कि मैं शादी करूँगी। लड़का वाला कह मेरी बहन मान नहीं रही थी, तो उसने गोली मारी थी सर। जी कोतवाली थाना क्षेत्र में रानी का मंदिर पड़ता है, जिसमें आज सुबह एक लड़के ने गोली मार दी है। उसको मौके से हॉस्पिटल ले जाया गया है और अभी उसको रेफ़र कर दिया है। मामला बताया जा रहा है कि पहले लड़का लड़की में पहले बातचीत होती थी और उसी के चलते कोई बात इनके बीच में बिगड़ी है, जिसको लेके ये आज घटना कारित हुई है। मौके का घटनास्थल हम लोगों ने देख लिया गया है और FSL टीम को भी तत्काल पहुंचने वाली है। बागपत में युवती का शव पुलिस ने कब्र से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोप है कि लड़की प्रेमी के साथ में फरार हो गई थी, जिसके बाद में परिजन ने लड़की की हत्या कर दी, फिर शव को दफना दिया। और पलड़ा गांव से 14 जुलाई को प्रेमी के साथ में गई लड़की को उसके परिजन हिमाचल प्रदेश के उन्ना में से उन्होंने बरामद किया था और फिर लड़की की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। परिजन ने बताया कि मौत टीबी की वजह से हुई है और शव को दफना दिया था। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के पीछे की असल वजह पता चल सकेगी।
बीट कांस्टेबल को सूचना मिली थी कि 22/23 की रात में एक लड़की जिसकी उम्र 17 साल है, जिसका नाम सानिया है, पिताजी का नाम बलीश है, कि हत्या की जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर SHO ने अवगत कराते हुए DM महोदय के आदेश पर इस डेड बॉडी को निकाला गया है और इसका जो है पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद में अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुजफ्फरनगर में नाबालिग चचेरी बहन के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के ही 2 युवकों ने डरा धमकाकर दुष्कर्म किया और पीड़िता ने घर पहुंचकर पूरा मामला परिजनों को बताया। पीड़िता के परिवार ने थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी है। थाना बुढ़ाना के ग्राम चंदेड़ी के एक व्यक्ति ने सुबह करीब 11 के करीब थाना बुढ़ाना पर एक पाथा पत्र दिया कि मेरी नाबालिग बेटी और मेरे छोटे भाई की नाबालिग बेटी के साथ 2 लड़कों ने जो बुढ़ाना की रहने वाले हैं गलत काम किया है। उनके पाथा पत्र पर सुसंगत धाराओं में थाना बुढ़ाना पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और दोनों पीड़िता बच्चियों का मेडिकल कराने हेतु भेज दिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 2 टीमों का गठन किया गया है। अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी कर विधिक आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आगरा में अवैध धर्मांतरण केस को लेकर पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केस में अब तक 14 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आयशा और अब्दुल रहमान हमेशा पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में रहते थे। आयशा लड़कियों से संपर्क करती थी, ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण के लिए कहती थी और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर तनवीर अहमद और साहिल अदीब के ग्रुप से इन लड़कियों को जोड़ा जाता था, जिसमें दोनों पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर इस्लाम की अच्छाइयां बताते थे। और वहीं पुलिस ने यह भी बताया है कि गिरफ्तार अब्दुल रहमान को कंप्यूटर की 10 भाषाओं की जानकारी है। अब्दुल रहमान फिलिस्तीन के लिए पैसा भेजता था। सभी के कनेक्शन या तो कश्मीर से थे या पाकिस्तान से। इसमें ऐसा कोई नहीं था जिसके कनेक्शन इन दोनों में से किसी जगह से नहीं। और आयशा और अब्दुल रहमान इन दोनों के कनेक्शन के बीच की कड़ी थी और ये जितने लोग थे ये आयशा या अब्दुल रहमान से ये लोग कनेक्टेड थे। रहमान को ये लोग सामान्य बोलचाल में रहमान चाचा, रहमान अंकल के नाम से ये लोग पुकारते थे। इनको जब धर्म परिवर्तन, जब इनसे बातचीत हुई तो धर्म परिवर्तन के लिए जब इनको आमंत्रित किया जाता था तो सबसे पहले ये लोग देखते थे कि कौन से लोग पीड़ित थे। तनवीर अहमद और साहिल अदीब इनका नाम है, जिससे कि इन लड़कियों का जो है वो संबंध इनका एक ग्रुप रहता था जिससे कि ये जुड़ती थी और वो इनको इस्लाम के बारे में प्रीच करते थे, इस्लाम के बारे में बताते थे कि इस्लाम की क्या अच्छाइयाँ और क्यों उसमें शामिल होना चाहिए। मयूर विहार से महामाया फ्लाईओवर तक बन रहे एलिवेटेड रोड पर कई खामियां सामने आई हैं। समीक्षा बैठक में नोएडा अथॉरिटी के CEO ने सेतु निगम को नोटिस जारी किया है और साथ ही पाइलिंग में लगने वाले स्टील निम्न गुणवत्ता का बताया जा रहा है और 892 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड का काम होना है। और मेरे ठीक पीछे आप तस्वीरें देखेंगे, ये एलिवेटेड का निर्माण हो रहा है। लेकिन इसी दौरान नोएडा अथॉरिटी के CEO लोकेश एम ने सेतु निगम को एक नोटिस जारी किया है। उनका कहना है कि यहाँ पर जो पाइलिंग हो रही है, जो स्टील का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो गुणवत्ता से बेहद निम्न स्तर पे है। यानी शुरुआती तौर में खामियां मिली हैं। 892 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार करना है ताकि जाम से राहत मिल सके। और आपको बता दें, ये 5.92 करीब 6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड होगा। परियोजना में निम्न गुणवत्ता के स्टील की बात सामने आई है और ऐसे में नोएडा अथॉरिटी के CEO लोकेश एम ने नाराजगी भी जाहिर की है। समीक्षा बैठक के दौरान सेतु निगम को पत्र जारी किया है और ये कहा है कि इसको एक बार दोबारा से रिव्यू किया जाए। लेकिन इस तरीके की खामियां मिलना कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े करती है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।
और खबर ललितपुर से है, जहां पर एक कार ने 2 बच्चों समेत कई लोगों को टक्कर मार दी। कार ड्राइवर नशे में धुत बताया जा रहा है, जो कि हादसे के बाद में मौके पर ही कार छोड़कर भाग गया। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। ये बहुत स्पीड से आ रहे थे, हम एक्टिवा से ऐसे आ रहे थे, इतनी तेज गाड़ी मारी इनने, हमने गाड़ी उसको तभी तो इनने इतने से हिट। बुलंदशहर के अनूप शहर गंगा घाट खतरे के निशान को पार कर चुका है और गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद में प्रशासन ने घाटों के पास में चेतावनी बोर्ड और साथ ही बैरिकेडिंग लगाना शुरू कर दिया है। प्रशासन किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार है। एसडीएम लगातार हालात का जायजा ले रहे हैं। ये वहां से आए होंगे ना, ये तो चंदौली में नारायणपुर पंप कैनाल के मुख्य नहर का तटबंध टूटने से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है, जिससे कई घरों के लोग फंस गए हैं। वहीं प्रशासन लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। इस नहर का तटबंध टूटने से खेतों को भारी नुकसान हुआ है। पूरा मामला मुगल सराय के गोधना गांव का बताया जा रहा है। चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में नारायणपुर पंप कैनाल की जो नहर है वो गोधना गांव के पास टूटी है। तटबंध टूटने से ये हादसा हुआ और आप तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह खेतों में नाव चल रही है। ये पानी नहर जब टूटा है तो हज़ारों क्यूसेक जो पानी है वो खेतों तक पहुंच गया। रिहायशी इलाके भी डूबे हैं। हमारी मौजूदगी इस समय उस नाव पर है जो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जा रही है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर ये परिवार है जो पूरी तरीके से पानी में घिरा हुआ है और हम प्रयास करेंगे इनसे बात करने का और पहुंचने का कि कैसे हुआ ये हादसा। ये देखिए, ये वो घर है जहां इस तरह के 4, 5, 6 घर ऐसे हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं। कुछ लड़कियां हैं यहाँ बैठी हुई हैं और वो भी तस्वीर बना रही हैं, चूँकि ये पहली बार है जब इस तरह गांव में पानी भरा है। चूँकि बाढ़ प्रभावित इलाका चंदौली ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं आता। हम प्रयास करेंगे कि इनसे बात हो सके। बेटा इधर आओ ज़रा। ये आप देख सकते हैं, ये गांव है जहां पर ये गांव में ही रिहायशी इलाका है। इन्होंने अपना मकान बनाकर यहाँ रुकी हुई थी और यहाँ जब सुबह पानी भरा है तो ये स्थिति आ गई। बेटा क्या नाम है आपका? इधर प्रीति। हाँ। क्या हुआ है, क्या स्थिति है? थोड़ा करीब आ जाओ, क्या हुआ? यहाँ पे चारों तरफ बाढ़ आ गया अचानक से। सुबह 7 बजे तक ठीक था, 7 बजे के बाद 2 घंटे में पूरा पानी से लबालब भर चुका है। किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा है तुमको? समस्या का सामना अभी बाथरूम में ये सब पूरा नाला भर चुका है ना, तो अंदर पानी जा रहा है। चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से नितिन गोस्वामी, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले मनोरंजन की दुनिया से एक महत्वपूर्ण खबर आपके लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी छोटे पर्दे पर धमाकेदार वापसी कर रही हैं। वो स्टार प्लस के मशहूर टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू में फिर से दिखाई देंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी क्योंकि सास भी कभी बहू में तुलसी के किरदार से देश के हर घर की चहेती बन गई थी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 29 जुलाई से रात 10:30 बजे स्टार प्लस पर दोबारा से शुरू हो रहा है। 25 साल पहले हमारी क्योंकि सास भी कभी बहू थी की ये जर्नी शुरू हुई थी। इस सफर को आगे ले जाने वाली एक नई पीढ़ी आ चुकी है। उस नई पीढ़ी से आपको हम मिलवाते हैं। ये है हमारी नई पीढ़ी। अंगद उर्फ रोहित। देख यार, तू रियल लाइफ में तो इंट्रोवर्ट है, थोड़ा मस्ती मजाक कर। अरे मैं मस्ती करता हूँ, ये तो मैं बस लोगों के सामने दिखाता हूँ कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। अदरवाइज बहुत ही बदमाश है। चलिए आइए, मैं आपको क्योंकि की सबसे लाडली सबसे छोटी मेंबर से मिलवाता हूँ। अभी यहाँ सेट पे आकर क्योंकि ज्वाइन करके आपको कैसा लगा? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो आई एम हैविंग फन। ये है हमारे फैमिली का ममाज बॉय ऋतिक। कितना कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी लाइन उसको याद नहीं रहता है। मुझे लाइन मारने से मना किया गया। पहली बार आपने किसी शो में देखा होगा कि ओल्ड कास्ट मिल रही है न्यू एंड बोल्ड कास्ट से। ये कास्ट मिलकर क्या धमाल करेगी तो आपको शो देख के पता चलेगा। शांति निकेतन के द्वार खुलने वाले हैं आपके लिए स्टार प्लस पे 29 जुलाई से 10:30 बजे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।